नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। प्रणब मुखर्जी ने आज देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेते ही प्रणब के सामने चुनौतियां बहुत सारी होंगी। क्या जो ये राष्ट्रपति का ताज है प्रणब मुखर्जी के लिए कांटों का ताज साबित होगा या फूलों का, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है जो आज प्रणब मुखर्जी ने शपथ ली है, सीधे तौर पर बहुत लंबा अभी कार्यकाल प्रणब मुखर्जी का आज से शुरू हुआ है, 5 साल का कार्यकाल प्रणब मुखर्जी का है। क्या लगता है कि जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, फूलों का ताज होगा, कांटों का ताज होगा? देखो आशीष, वैसे तो अपने संविधान ने राष्ट्रपति के पद को फूलों की सेज बनाया है। कुल मिलाकर उसे करना कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ उसके नाम से होता है। बिल्कुल राजा की तरह ठाठ से रहता है, करने की कोई जरूरत नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का कोई सवाल नहीं है। कुल मिलाकर अपने संविधान में तो राष्ट्रपति सब कुछ सर्वोच्च है, लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन राजनीति बदल चुकी है, सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। देश में इस समय जो गठबंधन की राजनीति है, उसमें राष्ट्रपति अचानक ही कांटों के ताज से सजा हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि ऐसे निर्णय अब राष्ट्रपति को करने होते हैं जिसको लेकर संविधान भी मौन है और जिसको लेकर काफी कश्मकश होता है, और जो राजनीति होती है जहां दलबंदी होती है, गठबंदी होती है। रबर स्टैंप से आगे बढ़ चुकी है भूमिका। बिल्कुल आशीष, जजों का काम तब आता है जब दो लोग लड़ाई लड़ते हैं, और जब तक दो लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, विवाद नहीं होगा, तब तक जज खाली बैठे रहते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति अब जज है, और जज ऐसा है जहां राजनीतिक दल और राजनेता आपस में भिड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं, आपस में खींचतान जारी है। राजनीतिक सत्ता को लेकर और कुर्सी को लेकर जो खींचतान है, उसमें राष्ट्रपति जज की तरह बड़ी भूमिका। बहुत सारी और बातें हैं प्रताप जी। एक बार देखते हैं कि आखिर पूरा आज जो प्रणब ने शपथ ली और पूरा जो एक तरह से प्रणब के सामने चुनौतियां, उन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं क्या है पूरा। यूपीए के संकट मोचक कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। संकट मोचक के सिर पर कांटों का ताज सज गया है। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था, और उनके राष्ट्रपति बनते ही बाल ठाकरे ने संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज करने की बात कही है। तो वहीं सशक्त लोकपाल की मांग कर रही इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी प्रणब मुखर्जी की मुसीबतों में इजाफा ही करेगी। अन्ना हजारे की टीम ने जहां जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है, तो वहीं लोकपाल, काला धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे अब और भी गहरा सकते हैं। नई नई कुर्सी की नई नई मुसीबतें क्या गुल खिलाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों में प्रणब मुखर्जी का नाम भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात, प्रणब दा के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ज्यादा सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में बाहर की मुश्किलों के साथ साथ अंदरूनी संबंधों पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन ताजा हालातों पर अगर नजर डाली जाए तो गठबंधन की राजनीति भी गर्म हो चली है, और अगर 2014 में कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है तो सरकार बनाने के लिए प्रणब मुखर्जी पर दबाव बन जाएगा। तो वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अंदरूनी उथल पुथल मची रहती है, और उनमें राष्ट्रपति शासन की मांग और विरोध दोनों ही उठते रहते हैं। तो देखा आपने, आने वाले जो साल होंगे बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। प्रताप जी, एक चीज और बड़ी इसमें पूरे लगती है, एक संयोग कहिए क्या कहिए कि आज प्रणब शपथ लेते हैं और आज ही टीम अन्ना अनशन पे बैठ जाती है। हाँ, ये बात भी सही है बिल्कुल, कि पहले दिन से ही उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर जिस तरह से प्रणब दा कांग्रेस से निकले थे, राष्ट्रपति चुन के लिए जो अपना नामांकन भरा था, उस दिन से कांग्रेस की मुसीबत शुरू हो गई, और जिस दिन से प्रणब दा ने शपथ ग्रहण कर ली, उस दिन से उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो गया। कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के तौर पे तमाम ऐसे निर्णय करने हैं, विवादास्पद निर्णय करने हैं, जिनको लेकर वो इस साइड करें या उस साइड करें, निश्चित तौर पे राष्ट्रपति का नाम विवादों में घसीटा जाना निश्चित है। ऐसे में प्रणब दा को रास्ता निकालना होगा, और विवादों से भी बचते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। सबसे बड़ा मामला अफजल गुरु का है कि बार बार पिछले कई सालों से अटका हुआ है। बार बार देश की जनता मांग करती है कि अफजल गुरु, जिसने संसद पे हमले के लिए जो जिम्मेदार है,
वो फांसी पे लटकाए जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात को लटकाए हुए राष्ट्रपति के पास फाइल को पटके हुए है। राष्ट्रपति के पास फाइल वो क्लियर करते हैं या नहीं, प्रतिभा पाटिल हिम्मत नहीं दिखा सकी। प्रतिभा पाटिल दबाव में रही और सब जानते हैं कि प्रतिभा पाटिल दबाव में ही अपना कार्यकाल पूरा कर गई। लेकिन अब बारी है प्रणव दा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि दबावों की राजनीति में ज्यादा टाइम नहीं रुकते। दबाव जैसे ही उनके ऊपर पड़ता है तो वो बैलून की तरह उछल जाते हैं। देखिए प्रताप जी, बहुत सारा, क्योंकि अफजल गुरु की अगर फांसी की बात करें या ऐसे और मुद्दों की बात करें जहां पर अगर प्रणव कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेगा। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे मुश्किलें खड़ी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणव दा ने पिछले दिनों अपने अंदर की बात तो ये कही कि कहीं ना कहीं मैं जिस पद के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए था काबिल, मुझे राष्ट्रपति पद के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनमें जो काबिलियत है प्रधानमंत्री पद की, वो कहीं ना कहीं अगर वो असर दिखा गई राष्ट्रपति के दौरान, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए मुश्किल उनके पुराने सहयोगी कहीं ना कहीं मुश्किल में होंगे। उनके पुराने सहयोगी मुश्किल में होंगे और शायद लगता है कि साथ रहते रहते कहीं आपस में जो तनावपूर्ण संबंध जिनसे बन गए होंगे वो भी मुश्किल में होंगे। प्रताप जी, एक और टीम अन्ना की अगर हम बात करें, सीधे टीम अन्ना के जो प्रमुख सिपह सालार हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो सीधे तौर पर प्रणव पे ही निशाना साधते हैं। आइए सुनते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब देश के राष्ट्रपति बन गए तो हम उनके भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम भ्रष्टाचार की बात बहुत खुल के करेंगे उनके खिलाफ। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि उनकी तस्वीर के ऊपर ये पर्दा क्यों लगाया गया। उनकी तस्वीर के ऊपर ये पर्दा इसलिए लगाया गया है क्योंकि आज वो देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कम से कम 4 आरोपों के सबूत हम लोगों ने प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी जी को 2 महीने पहले भेजे थे। उन्होंने उन भ्रष्टाचार के आरोपों। तो देखा आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आज जो सभा है उसमें निशाना साध रहे थे प्रणव के ऊपर। प्रताप जी, आशीष, सबसे बड़ी बात है कि आज प्रणब मुखर्जी ने जो राष्ट्रपति बनने के बाद जो भाषण दिया, सबसे बड़ा जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो आतंकवाद का था। उन्होंने कहा कि आज पूरी की पूरी दुनिया चौथे विश्व युद्ध में लड़ रही है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और भारत उसमें सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि आतंकवाद की जो निशानी है अफजल गुरु, उसके ऊपर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इतने बड़े बयान के बाद दूसरा बड़ा विषय प्रताप जी भ्रष्टाचार, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे जो अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है प्रणब मुखर्जी पर। प्रताप जी हमारे साथ अब इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गए। हबीब जी, क्या लगता है, प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और कुल मिलाकर जो ताज है वो उनके लिए आने वाला समय जो है बड़ी मुश्किलात का है, कांटों भरा ताज कहीं ना कहीं साबित हो सकता है उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और 25 साल से पत्रकारिता में हूँ। सबसे सक्षम राष्ट्रपति साबित होंगे प्रणब मुखर्जी, क्योंकि उनको 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है। हबीब साहब, लेकिन एक बड़ी बात है हबीब साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणव दा के सामने बहुत ऐसे पेचीदा मसले हैं। उन्होंने आज अपने भाषण में, राष्ट्रपति बनने के बाद भाषण में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही है, चौथा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, आतंकवाद से सब त्रस्त हैं। और बाल ठाकरे ने उनके सामने मुद्दा उछाल दिया है, अफजल गुरु के मामले में निर्णय करो, जो कि आतंकवाद का एक प्रतीक है। तो क्या करेंगे प्रणव दा ऐसे मसले पर? नहीं, वो फैसला ले लेंगे और क्या लगता है वो ले पाएंगे फैसला? क्यों नहीं ले पाएंगे जी, क्यों नहीं ले पाएंगे? देश के लिए जहां जरूरत होगी और पूरा हित जहां सधेगा वहां वो निश्चित रूप से फैसला लेंगे। वो कमजोर व्यक्तित्व के मालिक नहीं हैं, वो बहुत ही मजबूत किस्म के राजनेता रहे हैं। भले ही अब वो राष्ट्रपति भवन में चले गए हैं राष्ट्रपति के रूप में,
उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हबीब साहब, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, बहुत मजबूत नेता हैं और निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, निर्णय की ताकत है उनके पास, राजनीतिक अनुभव लंबा है, लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जब निर्णय लेंगे तो अपनी जो पार्टी है कांग्रेस जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें नहीं खड़ी होंगी? नहीं, पार्टी वगैरह के लिए कोई मुसीबत की बात नहीं होती है। राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति भवन वो फैसले लेता है या लेगा जो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र को ही देख के ध्यान में लेगी। यहाँ पार्टी वगैरह जैसा कोई दबाव काम मेरे हिसाब से नहीं करता है, और करेगा तो देश कमजोरी स्थिति में जाएगा। हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है देश। हबीब साहब एक बड़ी बात आती है कि लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक जुड़ाव है कांग्रेस से। क्या वो अपने आप को कांग्रेस की लाइन से अलग कर पाएंगे और राष्ट्र के मामले में निर्णय ले पाएंगे? क्या पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके वो निर्णय कर पाएंगे? क्या ऐसी स्थिति में वो आ पाएंगे? नहीं, इस तरह से चीजों को नहीं देखना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या इस तरह की दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हों। तो कांग्रेस को अलग करना और राष्ट्र को अलग करना मुनासिब नहीं है। हबीब साहब, लेकिन हबीब साहब, समर्पण आपका है जितना है उतना ही कांग्रेस पार्टी का है या किसी और हबीब साहब, राष्ट्रपति शासन का मामला आएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मामला आएगा, यदि पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर्स होंगे, ऐसे में क्या प्रणव दा एक निष्पक्ष तौर पे निर्णय ले पाएंगे? नहीं, निष्पक्ष क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझने की बात है ना, आप मतलब कोई भी निर्णय लें आप उसे कह सकते हैं निष्पक्ष नहीं है, ये बात तो नहीं बनती ना। जो हालात की जरूरत होती है उसके ऊपर राष्ट्रपति फैसले लेता है और उस फैसले के पीछे सरकार पूरी तरह से शामिल होती है। अच्छा हबीब साहब, एक और मंत्रालय उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। सरकार का जो तंत्र है पूरा वो के सहयोग के लिए मौजूद रहता है। हबीब साहब, एक और सलाह के आधार पर राष्ट्रपति फैसले लेता है। हबीब साहब, एक और बात है, आज वो राष्ट्रपति बने और अन्ना हजारे की टीम ने उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने भी भ्रष्टाचार का मसला उठाया है और प्रणव दा ने कहा है कि पूरी देश की जनता त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से। ऐसे में क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे उससे उसके मामले में भी वो निर्णय लेंगे? क्या वो जांच का जो है वो अपनी स्वीकृति देंगे अपने खिलाफ ही जांच की? नहीं, वो ये उनके ऊपर है, वो ले सकते हैं, लेकिन वो जांच से मेरे हिसाब से ऊपर चले गए हैं। अब क्या जांच नहीं होनी चाहिए, क्या लगता जांच नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए देश के राष्ट्रपति की। हबीब साहब, क्या लगता नहीं है कि जब उनके ऊपर आरोप लगे हैं जो कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले हैं, क्या लगता नहीं है कि एक राष्ट्रपति का जो चरित्र है, जो उनकी जो पतलून है बिल्कुल साफ बेदाग नजर आनी चाहिए और इसलिए प्रणव दा को कहीं ना कहीं जांच का जो है स्वीकृति देनी चाहिए? एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, यह बात भी सही नहीं है। किसी पर भी आप कीचड़ उछाल दे और फिर वो साफ करता रहे कि मैं साफ सुथरा हूँ, मैं साफ सुथरा हूँ, ऐसा भी नहीं है। भ्रष्टाचार हुए हैं, भ्रष्टाचार सरकार में भ्रष्टाचारी लोग पर हबीब साहब जो जिस तरह के सबूत अन्ना की टीम ने दिए, क्या उसके बाद लगता नहीं है कि देश की जनता के मन में एक कसक सी हो गई है कि हमारा राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप के साथ इस कुर्सी पे बैठा है? क्या प्रणब मुखर्जी को नहीं चाहिए कि वो इसकी जांच के आदेश दें और बेदाग निकले? निश्चित रूप से उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता माध्यम बनाना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर लगे जो लांछन के आरोप हैं वो हटे जी और देश की जनता के सामने वो साफ सुथरे ढंग से सामने आए। और अन्ना हजारे को भी समझना चाहिए कि देश का सवाल है, हर व्यक्ति पर उस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। धन्यवाद हबीब साहब, धन्यवाद।
धन्यवाद हबीब साहब आपकी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बात तो है कि हम जिस कांटों का ताज की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर अन्ना हजारे की टीम ने लगा दिया है, कांटों का ताज पहना दिया है कि आपके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, आप इसे साफ कीजिए। कुल मिलाकर हबीब साहब बाकी सब बातों से हमारी से सहमत नहीं थे, बल्कि इस बात से तो सहमत थे कि प्रणब मुखर्जी कहीं ना कहीं देश की जनता